चलिए दोस्तों, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा लगेगा और आप लोगों को तो मेरे से भी ज़्यादा लंबा लगेगा। सोचो आप, मैंने बनाने में कितना टाइम निकाला होगा। द सिल्वर सॉल्ट विथ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इन वाटर इज। अब पहले इसके रिलेटेड मैं आपको कह दूं कि KSP क्या होता है। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और इसकी फार्मूला बनाने की अलग अलग मेथड होती है। ओके, जैसे कि मैं AgI, AgF, AgCl, AgBr किसी के भी लिए बना सकते हैं। जैसे कि मैं AgF के लिए बनाऊँ तो AgF इट गिव्स Ag प्लस प्लस F माइनस, ये होता है। ओके, जितने आयन इसे बैलेंस करना होता है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करो, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर कंसीडर करें तो फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस। तो S इंटू S मीन्स S स्क्वायर। ये होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अलग अलग तरीके की फार्मूलास इसमें अलग अलग होती है, जब जब आएगा तब तक मैं करवा दूंगा। अभी तो देखो सब में से सेम इन चारों के लिए KSP की फार्मूला सेम बनेगी। अब आप अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल जानते हो तो पहले ये लिख लेना और याद रख लेना। सॉल्युबिलिटी के कुछ रूल है। जैसे कि मैं बात करूं कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है जैसे कि Li प्लस Na प्लस के प्लस CS प्लस Rb प्लस, इनके जो सॉल्ट्स है ना वो वाटर में सोल्यूबल है। इसके अलावा अमोनियम सॉल्ट जो होंगे वो भी सोल्यूबल होंगे। NO3 माइनस नाइट्रेट के सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है। Cl माइनस Br माइनस I माइनस इनके भी सॉल्ट सोल्यूबल है, बट एक्सेप्शन केस Ag प्लस अगर ClBrI के साथ है तो वो इनसॉल्यूबल है। अगर आप देखो तो आपको आंसर यही मिल गया कि AgI, AgCl, AgBr इनसॉल्यूबल है। तो सॉल्यूबल सॉल्ट कौन है, AgF। और जो सॉल्यूबल ज़्यादा होगा उसकी KSP की वैल्यू भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो मोर सॉल्यूबल है। तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस की सॉल्यूबल है, बट Ag के ये तीन सॉल्ट Pb प्लस 2 पे प्लस के ये सॉल्ट्स Hg2+2 के ये सॉल्ट इनसॉल्यूबल है, मतलब इसका KSP कम होगा। इसके अलावा सल्फेट के जो सॉल्ट्स होंगे वो भी सोल्यूबल होंगे, पर बेरियम, कैल्शियम, लेड, सिल्वर और स्ट्रोंशियम के सॉल्ट इनसॉल्यूबल हो गए। अगर आप प्रैक्टिकल करवाते हो तो आपको पता होगा कि जब आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाला ग्रुप में सेपरेशन में जाते हो तब सल्फेट में कन्वर्ट होता है। यही तो प्रेसिपिटेट्स वाइट्स कलर के मिलते थे। फिर हाइड्रोक्साइड्स के जो सॉल्ट होते हैं वो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, मतलब इनसॉल्यूबल होते हैं। पर एक्सेप्शन कैसे हैं, अमोनियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स है वो सोल्यूबल है, जैसे कि NaOH वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। कार्बोनेट के जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी इनसॉल्यूबल होते हैं, पर इसमें एक्सेप्शन कैसे, ग्रुप नंबर 1 के जो कार्बोनेट्स है, ओके, या तो फिर अमोनियम का कार्बोनेट है वो सोल्यूबल है। फॉस्फेट वो इनसॉल्यूबल है, पर इसमें एक्सेप्शन केस ग्रुप नंबर 1 मतलब सोडियम, पोटेशियम के हो, अमोनियम के सॉल्ट हो, तो ये सब फॉस्फेट सोल्यूबल है। तो ये इतना ज़रा याद रखना, जितनी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा उतना KSP ज़्यादा, क्योंकि S की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हमने यही कह दिया आपको, देखो कि Cl माइनस Br माइनस I माइनस के सॉल्ट सोल्यूबल है, पर सिल्वर के जो सॉल्ट्स है वो कैसे है, इनसॉल्यूबल है, मतलब इसकी KSP क्या होगी, कम होगी। और हमें पूछा है हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब KSP की वैल्यू सबसे हाई किसकी होगी, तो जो AgF है ना वो सोल्यूबल है, वो वाटर में सोल्यूबल है और इसीलिए इसकी सोल्यूबिलिटी हाईएस्ट। रीज़न अगर आया नहीं है पर रीज़न मैंने ढूंढ के रखा है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी ऑफ AgF। लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये बहुत मैंने करवाया है, आज भी थोड़ा बहुत आगे आने वाला है, पर इसे करना। और इसीलिए डिसोल्यूशन वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सॉलिड जब लिक्विड में जा रहा है तो डिसोल्यूशन वर्ड यूज़ होता है। तो AgF वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है और जबकि AgI, AgCl, AgBr स्पेरिंगली सोल्यूबल है, इसीलिए इसकी KSP की वैल्यू कम होगी। और हमें पूछा था हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP। ओके, चलिए, इनमें से द फॉलोइंग विच वन इज नेचुरल जियोलाइट। अब ये रिमेंबरिंग क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैंने इन्फॉर्मेशन सबकी निकाल ली है। अब ये जो फर्स्ट है ना बेनोटाइट, वो रेयर ब्लू कलर का होता है,
बेरियम, टिटेनियम, सिलिकेट का बना होता है और वो जियोलाइट नहीं है, वो मिनरल है, जियोलाइट नहीं है, नॉट जियोलाइट। फिर क्रिस्टोनेबेलाइट, वो पॉलीमर्फ ऑफ सिलिका है और ये भी एक मिनरल ही है, ये भी एक मिनरल है और इसीलिए ये जियोलाइट नहीं है। फिर फोलोगोफाइट, तो वो माइका ग्रुप का बना हुआ एक मिनरल है। माइका ग्रुप मतलब सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का हाइड्रोक्साइड या तो फ्लोराइड, ये भी जियोलाइट नहीं है। तो जो जियोलाइट है वो ये शायद थियरी आपने कहीं पर पढ़ी भी होगी, Na2Al2Si3O10 इंटू ट्वाइस H2O, एक क्या है, जियोलाइट है। ओके, याद रखने लायक है। बाकी के तीन मैंने इसलिए ढूंढे कि इस साल कहीं पर आए तो। चलो पिक आउट, अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग NF3। NF3 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हमें 4 दिए हैं और इनकरेक्ट ढूंढना है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब ये NHF कई गलती से लिख लिया है, पर ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों का बना हुआ कोई कंपाउंड हो तो उस कंपाउंड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हम NF3 बना सकते हैं। हाँ राइट है। एक बुक में से मुझे मिला है कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन के लिए जिसमें NH4FHF इसका जो मिक्सचर होगा, ये कंपाउंड का जो मिक्सचर है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करेंगे तो हमें NF3 प्रोडक्शन में मिलेगा और वो एनोड पर मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो एनोड कैथोड दोनों हो गए, इसीलिए यहाँ पर एनोड पर NF3 की प्रोडक्शन होती है। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, NF3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर विथ NFN बॉन्ड एंगल 102 डिग्री। अब देखिए NF3, तो NF3 जो है ना, तो उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है। अगर लॉन पेयर नहीं होती तो ये प्लेनर ट्राइंगल होता, जैसे BF3 प्लेनर ट्राइंगल है। क्यों प्लेनर ट्राइंगल है? क्योंकि सेंट्रल एटम के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में रह सकते हैं। पर यहाँ क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर इस तरह होगी, तो ये 3 बॉन्ड को एक प्लेन में रहने नहीं देंगे NF3 के अंदर, तो ये पिरामिडल शेप में आ जाएंगे। ओके, अगर शेप पूछे तो पिरामिडल, जियोमेट्री पूछे तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल डायरेक्ट नहीं लिखा? क्योंकि आइडियल टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक लॉन पेयर अवेलेबल है जिसकी इसके साथ रिपल्सन होगी। अगर आइडियल टेट्राहेड्रल होता तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता, पर ये टेट्राहेड्रल है वो भी डिस्टोर्टेड। क्यों? क्योंकि इस लॉन पेयर की इस बॉन्ड पेयर के साथ क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो ये बॉन्ड जो आइडियली 109.5 डिग्री का होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, पर उससे कम होगा। हाँ, अगर आप मीथेन की बात करो CH4, तो मीथेन के अंदर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। क्यों इतना है? क्योंकि ये आइडियल टेट्राहेड्रल है, सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है, जबकि सेंट्रल एटम के पास एक लॉन पेयर है, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The dipole moment of NF bond are in opposite direction to the direction of the dipole moment of the lone pair on nitrogen। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये स्टेटमेंट। अब देखिए ये NF3 है, अब NF3 के अंदर डाइपल मोमेंट हमें इस बॉन्ड में दिखानी है, तो किसे दिखाएंगे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इसकी जो डाइपल मोमेंट होगी वो इस तरफ दिखाएंगे, इस वाले बॉन्ड की। इस वाले बॉन्ड की डाइपल मोमेंट इस तरफ दिखाएंगे, इस वाले की डाइपल मोमेंट हम इस तरफ दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है, अगर सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है तो रिजल्टेंट डाइपल मोमेंट जो होती है वो ऑलवेज कहाँ किसकी तरफ रखनी होती है? हमें लॉन पेयर की डायरेक्शन में। तो आप सोचो कि जो ये फाइनल डाइपल मोमेंट है, ये तीन उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए इसकी डाइपल मोमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने ये एग्जांपल भी लिया है NH3। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ होगी, सॉरी डाइपल मोमेंट, इसकी डाइपल मोमेंट इस तरफ होगी, इसकी डाइपल मोमेंट इस तरफ होगी।
और रिजल्टेंट हमें किस तरफ दिखानी है, तो लोन पेयर की तरफ। तो लोन पेयर की जो इस तरफ डाइपोल मोमेंट है, ये तीनों उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगी, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगी। एक और चीज़ नोट करो, यहाँ मैंने ढूंढ के रखी है कि NH3 की जो डाइपोल मोमेंट है 1.47 है, जबकि NF3 की 0.24 है। अब देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, फिर भी NF3 की डाइपोल मोमेंट जो है वो Na3 से कम है। रीज़न ये वाला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। ड्यू टू हायर डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज स्ट्रॉन्गर लिगैंड देन Na3। रॉन्ग, अभी ही मैंने कहा इसकी डाइपोल मोमेंट कम है कंपेयर टू Na3, मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये हमें पूछा था क्या, इन लोगों ने इनकरेक्ट ही पूछा था, तो फोर्थ आएगा। ओके, और ये अच्छे से लिख लेना सब कुछ। चलो, मैनी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर देयर कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट हैव द स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। अब ये जो चार है ना, मैं आंसर आपको दे सकता था, पर मैंने क्या किया कि कहीं ना कहीं वापस कहीं पर आया, तो आप क्या करोगे, मैंने चारों की कुंडली निकाल ली है। देखिए, विल्किंसन कैटेलिस्ट RHClPPa3 थ्राइस। आपको पूछ सकते हैं कि विल्किंसन कैटेलिस्ट के अंदर कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, RH, इसीलिए मैंने सबके लिख के रखे हैं, ये पूरी कुंडली निकाली। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4। क्यों कोऑर्डिनेशन 4, क्योंकि ये मोनोवेलेंट एटम है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। PPH3 ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, और ऐसे कितने हैं, 3, मतलब इसके अंदर 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसकी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होगी। वास्कास कंपाउंड जो है वो IrClCOPPa3 ट्वाइस, इसके अंदर इरिडियम, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 है। 4 ही हो गए, क्योंकि 2 ये, एक ये और एक ये, 4, और ये भी स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा जेड सॉल्ट्स KPtCl3 C2H4, ये है ना वन टाइम है, हाँ, ओनली वन टाइम अवेलेबल है। इसकी अंदर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2, 4 ही बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर। पर ये गुप्स कैटालिस्ट जो है RuCl2PCy3 ट्वाइस CHPH, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो +2, और इसके अंदर 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 2 2 4 + 1 5, इसीलिए 5, और ये TBP में जाएगा। और हमें क्या पूछा था, विच डो नॉट हैव स्क्वायर, तो ये आएगा गुप्स कैटालिस्ट। ये आप जब लिखोगे ना, मेरी ये जितनी वीडियो बनेगी ना, उससे डबल से भी आपका टाइम जाएगा। सोचो मैं कब तक मैंने कितना टाइम दिया होगा ये सब निकालने में, क्योंकि ये सब कोई एक बुक में नहीं होता। देयर आर 2 रिएक्शन अंडरगोइंग वेरिन डाइबोरेन रिएक्ट सेपरेटली विथ अमोनिया एंड विथ फॉस्फाइन, रिजल्टिंग इट्स एंड क्लीवेजेस रिस्पेक्टिवली। आज के इस लेक्चर में ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और शायद आपने भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। देखिए, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर मैंने आगे करवाया था कि ये जो BHB है, ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये टर्मिनल, ये जो बॉन्ड होते हैं वो 2C2E है ना, ये भी 2C2E, पर ये वाला जो पार्ट है वो 3C2E है ना, ये मैंने करवा दिया है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हमें पूछा है कि डाइबोरेन है वो एक बार अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, और यही डाइबोरेन PH3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये किस तरह रिएक्शन देगा। अब इसके एक रूल है, वो नोट करो कि डाइबोरेन जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तब ऑलवेज जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज वाला पार्ट सिमेट्रिकल क्लीवेज में जाएगा। मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब इस तरह जाएगा, तो एक BH3 और दूसरा BH3 दो अलग हो जाएंगे। और सिमेट्रिकल क्लीवेज से देखो लिखा है 2 BH3 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ हमें ये कॉम्प्लेक्स बना के देगा फाइनली। ओके, तो ये याद रखना कि डाइबोरेन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सिमेट्रिकल क्लीवेज देगा। अब जो PH3 है वो वीक बेस है, कंपेयर टू Na3 तो वीक बेस है, और ये P फॉस्फोरस की जो साइज है वो भी बड़ी है, इसीलिए बल्कि भी लगेगा। तब वीक बेस के साथ वो रिएक्ट करेगा, तब ब्रिज जो होगा
वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। तो 2BH3 2BH3 जैसे अमोनिया में रिलीज हो रहे थे ना, वैसे रिलीज नहीं होंगे, पर एक पॉजिटिवली फ्रेगमेंट्स मिलेगा BH2 प्लस और एक नेगेटिवली क्लीवेज मिलेगा BH4 माइनस। एक BH2 प्लस और एक BH4 माइनस, ऐसे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? There are two reactions undergoing wherein diboron reacts separately with ammonia and with phosphine resulting in the cleavage respectively। तो ये जो है फर्स्ट वाला अमोनिया के साथ सिमेट्रिकल है और फॉस्फाइन के साथ क्या कौन सा देगा? वो अनसिमेट्रिकल है ना। ये आइडियल मुझे ये सबसे अच्छा लगा था और ये ढूंढने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इसके साथ साथ मैंने है ना ये कॉम्प्लेक्स निकाल के रखे हैं। देखो BH2NH3 ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, BH2PH3 ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, पर ये किस तरह गुजरता है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ सिमेट्रिक क्लीवेज होगा जबकि यहाँ इस अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, ये याद रखना है आपको। ओके चलिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इस बार अगर शायद पूछे तो अमोनिया और PH3 की जगह कोई और लाए तो आप देख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, या दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है। ओके उस हिसाब से आंसर जाएगा। Which among the following is incorrect? The oxides and hydroxides। ओके ये पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, इसकी भी मैंने कुंडली याद निकाल ली। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, गैलियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हो, ये सब के सब एम्फोटेरिक है, मतलब रिएक्ट एज ए एसिड और बेस, सामने कौन है उस तरह। BaOH थ्राइस जो है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? अब देखो बोरॉन टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जिस तरह ऐसे जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज। इसका मतलब ये मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल, और नॉन मेटल एसिडिक हाइड्रोक्साइड। InOH थ्राइस, TlOH थ्राइस प्योर बेसिक है। क्यों? क्योंकि मेटल की तरफ प्रॉपर्टी आ गई। AlOH थ्राइस की एक विशेष बात मैंने ढूंढी है, वो याद रखना है। वो ये बात है कि वो एम्फोटेरिक जरूर है, एग्री कि वो एम्फोटेरिक है, बट इसकी एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी दी है? कि ये जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर ही डिजोल्व होगा, मतलब NaOH और KOH हो तो ही AlOH थ्राइस उसमें डिजोल्व होंगे। आप प्रैक्टिकल करवाते हो तो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये टॉपिक होगा कि बेस ऐड करने से डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, डजंट डिसॉल्व इन NH4OH, मतलब वीक बेस के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता। कौन? AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट्स। ये जिंक का भी याद रखना, ZnOH ट्वाइस है वो एम्फोटेरिक है, डजंट डिसॉल्व इन NH4OH। TlO2 3 In2O3 कंप्लीटली बेसिक है। अब हमें देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट ही मैंने लिखा था। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड टेलुरियम आर प्योरली बेसिक। अभी आप देखो पेज पलट के तो आपको पता चलेगा। AlOH थ्राइस डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH। क्या इसमें डिसॉल्व हो गए? नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, देखो यहाँ लिखा है क्या कि AlOH थ्राइस है वो NH4OH के अंदर डज नॉट डिसॉल्व, इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट है। Tl2O3 एंड In2O3 आर कंप्लीटली बेसिक। अभी यही लिखा मैंने, देखो ये कंप्लीटली क्या है? बेसिक है। ओके चलिए, Which of the following represents the correct order of electron affinity of halide? अब आपको शायद मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं करवाया। अब एफिनिटी की बात जब आई थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो याद करो हेलोजन में मैंने कहा था क्लोरीन एक्सेप्शन केस है, तो Cl, F, Br और I, ये इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी। आप इसमें गलती कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप ये समझते हो कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप ये सोचोगे कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो FCl Bri रूट होगा। नहीं, Cl की क्लोरीन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है, इसमें 2p ऑर्बिटल है और इसमें 3p ऑर्बिटल है। ये 3p ऑर्बिटल की साइज़ थोड़ी बड़ी है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से रह सकते हैं और इसीलिए वहाँ पर रिपल्सन इतना नहीं है। तो हमें कौन सा ऑप्शन पकड़ना है जिसमें Cl पहले हो, फिर F, फिर Br, फिर I, मतलब कौन सा आएगा? A। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था,
चलिए, द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सेंट्रल एटम इन TeF5 माइनस BrF एंड NO2 प्लस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, इनमें से आपने कहीं पर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो मैंने शायद NO2 प्लस का आपको करवा दिया है। NO2, जो NO2 है वो क्या है, तो NO2 इस तरह होगा। ओके, ये NO2 होगा जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, पर हमें क्या दिया गया है यहाँ पर NO2 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा लूज करेगा, यही वाला लूज करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, नाइट्रोजन पर अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो शायद ये लीनियर रहे या ना भी रहे, पर ये तो कंप्लीटली क्या होगा, लीनियर होगा। कंप्लीटली क्या होगा, लीनियर होगा। और इसके पास एक भी लॉन पेयर नहीं है, तो इसके पास जो लॉन पेयर है वो कितनी है, 0। और ऐसा आंसर एक ही है, देख लीजिए बी, एक ही बैठ रहा है और कोई बैठ ही नहीं रहा है। हाँ, आप अगर अच्छे से मुझे सुनो ना तो भी मैं आपको करवा दूँ। BrF3, इसका भी सॉल्यूशन आपको निकाल दूँ। BrF3, तो BrF 1 2 3। अब Br के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 तो यहाँ यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो एक लॉन पेयर बचेगी, लॉन पेयर एक ही बचेगी। तो देखो, द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ BrF3, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक मिनट काउंट कर ले, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। चलो, ब्रोमीन है, इसके आउटर में 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, फ्लोरीन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, फ्लोरीन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ओके सॉरी, कितनी लॉन पेयर बचेगी, 2 लॉन पेयर कितनी बचेगी, 2। ओके, बैठ रहा है, तो इसके अंदर लॉन पेयर कितनी आएगी, 2। इसकी निकालना, एक ही लॉन पेयर मिलेगी आपको, ना हो तो मुझे बताना, बाकी आप अच्छे से इसे सुनो पढ़ो, आपसे आराम से हो जाइए, इतने इजी है ये। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। शायद ये आपने मेरा एक क्वेश्चन लेक्चर अटेंड किया हो ना तो आपको पता होगा, इसके बाद ओके अटेंड किया हो ना तो उसमें होगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा था। बाकी ये क्या है, H2Se, H2Te, H2O, SH, इसका मतलब हाइड्रोजन सब में 2 है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, यही है ना, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम और टेलुरियम। ओके, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, ग्रुप नंबर 16 अवेलेबल है ना। अब आपको पता है कि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजिस। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप सोचो कि ऑक्सीजन जो है ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है, वो वाला, और ये पकड़ लेते हैं Te, ये जो 2 हाइड्रोजन से अटैच है। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन करीब इसके ज़्यादा हो गए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके पास आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा करीब नहीं हो गए, इससे थोड़े दूर हो गए, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। अब जितना वो एक दूसरे से ज़्यादा खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जितना करीब आएगा तो होगा क्या, एक तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीजिस। अब ऑक्सीजन जो होगा वो स्मॉलर होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और ये जो होगा टेलुरियम वो लार्जेस्ट होगा साइज में। तो इसकी साइज बड़ी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी साइज छोटी है
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड काफ़ी एक दूसरे से करीब आ जाएंगे, काफ़ी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इसीलिए क्या होगा कि इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो वो फेंकेंगे, दूर फेंकेंगे, इसीलिए बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। इसका जो बॉन्ड एंगल है ना वो 104.5 डिग्री है, सबसे हाईएस्ट। क्यों? हाँ, हालांकि इन सब के अंदर दो लोन पेयर तो सबके अंदर है, वो रिपल्सन तो इन सब में कॉमन है क्योंकि सबके सब एक ही ग्रुप वाले हैं, पर यहाँ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर इन साइज, तो बॉन्ड एक दूसरे से करीब आएंगे तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल खुल जाएगा। अगर आपको बॉन्ड साइज लिखनी है तो मैंने लिखी है 104.5, 92.1 डिग्री, 91 डिग्री और 90.3 डिग्री। ओके, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं पर आपको करवाया है, सेम टू सेम ही करवाया है, अगर आपको याद आता हो तो। मुझे अभी वो याद नहीं है एग्जैक्टली कहाँ करवाया है। अब हाँ, आइडेंटिफाई विच अमोंग द फॉलोइंग पेयर हैज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो है ना, इनके भी कुछ मैंने निकाल के रखे हैं। ये जनरल रूल है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड जो है ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के वो नेचर में बेसिक होते हैं, उसका नेचर बेसिक होता है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है लाइक CO2, SO2, N2O5 वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक। ये दो Al2O3, जिंक ऑक्साइड, अभी गैलियम ऑक्साइड भी मैंने बताया, वो सब के सब एम्फोटेरिक है। फिर सब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। अब आपको 4 न्यूट्रल ही याद रखने हैं, ये 4 ही न्यूट्रल हैं, CO, N2O, NO, NH2O। ओके, तो आपको यहाँ से पूछा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब इनमें से आपको क्या ढूंढना है, न्यूट्रल क्या है, तो N2O एंड CO, है ना। अब बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है ना, और यहाँ जैसे मैंने रूल पढ़ाया कि नॉन मेटल होगा तो कौन सा देगा, एसिडिक देगा, तो इसका मतलब ये एसिडिक, सिलिकॉन भी एसिडिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये मेटल है तो बेसिक, और ये एसिडिक। और हमें यहाँ पूछा क्या था, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो हमें पूछा था न्यूट्रल कौन है, और न्यूट्रल में ये 4 है, CO, N2O, NO और H2O, तो इसका मतलब N2O and CO क्या है, न्यूट्रल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।